Hello everyone, I am Gurudat, Assistant Professor in Indraprasth Law College. This is the third video lecture of Expert Opinion. In the last two videos हम पढ़ चुके हैं कि एक्सपर्ट ओपिनियन क्या होता है और एक नॉर्मल विटनेस का जो टेस्टिमनी होती है कोर्ट में, उसकी जो गवाही होती है कोर्ट में, वो क्या होती है, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ये हम देख चुके हैं पहले दोनों वीडियो में। और हम ये भी देख चुके हैं कि कौन कौन से एक्सपर्ट जो है इंडियन एविडेंस एक्ट में क्लियरली मैंशनड है, सेक्शन 45 से लेकर 51 तक में। अब हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 47, 47A और 48, ये तीन सेक्शन हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम 47 से। जो सेक्शन 47 है वो बेसिकली डील करता है हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से। तो क्या मैंशन है सेक्शन में हम देखते हैं। When the court has to form an opinion as to the person by whom document was written or signed, the opinion of any person acquainted with the handwriting of the person by whom it is supposed to be written or signed, that it was or was not written or signed by that person is a relevant fact. तो रिलेवेंट फैक्ट क्या होता है हम पढ़ ही चुके हैं पहले। तो इसमें सेक्शन 47 में किसी स्पेशल एक्सपर्ट ओपिनियन की बात नहीं कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन हु इज एक्विंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ द पर्सन कंसर्न्ड। तो मतलब इसमें अब कोई भी आदमी, जैसे कि एक डॉक्टर का कंपाउंडर हो गया, वो डॉक्टर की राइटिंग पहचानता है, तो अब इसका ये ओपिनियन डॉक्टर ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, उस मैटर में कंपाउंडर का ओपिनियन रिलेवेंट हो जाएगा। हो सकता है कि कंपाउंडर का उस पर्टिकुलर मैटर से जो कोर्ट में जो फैक्ट इन इशू है उससे उतना रिलेशन ना हो, लेकिन डॉक्टर की हैंडराइटिंग पहचानने के लिए उस कंपाउंडर का ओपिनियन जो है वो रिलेवेंट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें अटैच सेक्शन से, अ पर्सन इज सेड टू बी एक्विंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ अनदर पर्सन when he has seen that person write or when he has received document purporting to be written by that person in answer to documents written by himself to under his authority and addressed to that person, or when in the ordinary course of business document purporting to be written by that person have been habitually submitted to him। ठीक है, तो हमने जैसे पहला एग्जाम्पल देखा था कि कंपाउंडर, पूरी पॉसिबिलिटी कि कंपाउंडर जो है वो डॉक्टर की हैंडराइटिंग पढ़ता होगा या मेडिकल शॉप वाला डॉक्टर की हैंडराइटिंग पढ़ता होगा। तो ये सारे जो हैं फॉर द मैटर फॉर द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट ये लोग रिलेवेंट विटनेस हो जाएंगे व्हेन हैंडराइटिंग इज इन क्वेश्चन। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग कुछ लिखते हैं और फिर मना कर देते हैं कि हमने नहीं लिखा था, या फॉर एग्जांपल डाइंग डिक्लेरेशन हो गया, कोई सुसाइड नोट लिखा था। अब सुसाइड नोट की रिलेवेंसी हमें चेक करनी है, उसकी ऑथेंटिसिटी हमें चेक करनी है कि जिस आदमी के लिए कहा जा रहा है कि सुसाइड नोट इसने लिखा है, क्या सही में उसी ने लिखा है या फिर किसी और ने प्लान कर दिया है इसको। तो जब इसको हमको डिस्कस करना होगा तो जिसने सुसाइड नोट लिखा है, क्योंकि सुसाइड नोट लिखने वाले की तो डेथ हो गई है, अब हम उससे तो पूछ नहीं सकते हैं कि आपने लिखा है कि आपने नहीं लिखा है। तो जो भी उसकी हैंडराइटिंग पहचानता होगा उसका जो एविडेंस होगा, उसकी जो गवाही होगी कोर्ट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी फॉर द कोर्ट उस सुसाइड नोट को एक्सेप्ट करने के लिए या फिर उस सुसाइड नोट को रिजेक्ट करने के लिए। और अक्सर आप देखेंगे कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे कौन हैंडराइटिंग लिखा था, किसने सिग्नेचर किया था, ये बहुत बड़ा मैटर इन इशू होता है। कोई कहता है मैंने नहीं लिखा था, कोर्ट में पलट जाता है। मान लीजिए कोई चेक है, चेक पे आपने सिग्नेचर किया और सिग्नेचर करने के बाद आपने कहा कि कोर्ट में कहा कि मैंने नहीं किया था, तो उसमें कोर्ट को कैसे पता लगेगा, या तो फिर सही में किसी और ने किया हो, उन दोनों ही केसेस में कोर्ट को कैसे पता चलेगा। तो कोर्ट जो है उन लोगों को बुलाएगा जो कि अमूमन आपकी हैंडराइटिंग पहचानते होंगे। वो कौन हो सकते हैं? जो आपकी हैंडराइटिंग से पहले कभी कोई डॉक्यूमेंट देखे हैं या यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में। यहाँ जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, पूरे सारे केसेस जो हैं इसी पे डिपेंडेंट होते हैं कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में क्या सामने वाला उसकी हैंडराइटिंग पहचानता था कि नहीं पहचानता था, और उसका जो एविडेंस होगा वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा टू डिटरमाइन वेदर द डॉक्यूमेंट इज एक्चुअली रिटन और साइंड बाय द कंसर्न पर्सन और इट वॉज नॉट साइंड बाय दैट कंसर्न पर्सन। तो ये एक स्पेशल क्लॉज है हैंडराइटिंग के लिए जो कि सेक्शन 47 में दिया हुआ है। अब सेक्शन 47A ये रिसेंटली एडेड क्लॉज है एविडेंस एक्ट में।
जब मॉडर्नाइज हुआ दुनिया और डिजिटल सिग्नेचर भी इंपॉर्टेंट हो गया, तो डिजिटल सिग्नेचर की रिलेवेंसी पे इस सेक्शन को ऐड कर दिया गया इंडियन एविडेंस एक्ट में। ये आईटी एक्ट में भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी है, और इंडियन एविडेंस एक्ट में भी इसको ऐड कर दिया गया। ये क्या कहता है? When the court has to form an opinion as to digital signature of any person, the opinion of the certifying authority which has issued the digital signature certificate is a relevant fact. अब ये जो इशूइंग अथॉरिटी होती है ये कहाँ होगी? ये होगी, ये हमें मिलेगी इंडियन इंफॉर्मेशन एक्ट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में जो है इशूइंग अथॉरिटी मेंशन है कि कौन कौन इशूइंग अथॉरिटी हो सकता है, और उससे हम देखेंगे कि क्या जो सिग्नेचर है ये रेलिवेंट है, ये असली है कि नकली है। ये कैसे पता चलेगा? इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में वो जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसके एविडेंस पे उस सर्टिफाइंग अथॉरिटी को बुलाया जाएगा कोर्ट में, या उसके डॉक्यूमेंट्स को मंगवाया जाएगा कोर्ट में, और वो अपनी गवाही देगा कि हाँ ये जो डिजिटल सिग्नेचर है ये रिलेवेंट है और ये सही है, या फिर ये गलत है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अब बहुत सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होते हैं, या फिर इवन कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के पास, जैसे अपने अपना कहीं भी डिजिटल सिग्नेचर मांगा जाता है कहीं कहीं हमसे, ये हम जो सबमिट करते हैं ये जो है फॉल्स भी सबमिट हो सकता है, कोई फ्रॉड भी कर सकता है, आपका डिजिटल सिग्नेचर चुरा के या कॉपी करके सबमिट कर सकता है। तो उन केसेस में डिजिटल सिग्नेचर में जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ फंसती हैं, कोर्ट कभी डाउट में आता है कि क्या ये ओरिजिनल डिजिटल सिग्नेचर है या डुप्लीकेट डिजिटल सिग्नेचर है, उन केसेस में सेक्शन 47A का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अब सेक्शन 48 देखते हैं। ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम व्हेन रिलेवेंट। सेक्शन 48 स्पेसिफिकली डील करता है राइट और कस्टम से। तो व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जनरल कस्टम और राइट, द ओपिनियंस एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सच कस्टम और राइट ऑफ पर्सन who would be likely to know of its existence if it existed are relevant. अब कई सारे कस्टम्स होते हैं, जैसे फैमिली, जब हम फैमिली मैटर्स देखते हैं, मैरिज हो गया, तो मैरिज में क्या होता है? मैरिज में ज़रूरी नहीं है किसी सेट फॉर्मेट में शादी हो। शादी अगर आपके कस्टम से हो रही है तो वो शादी ऑथेंटिकेटेड होगी या वो शादी लीगल होगी। तो अब कौन सा कस्टम फॉलो होता है उस परिवार में, कौन सा नहीं होता है, ये किसको पता होगा? तो ये उसको पता होगा जो उस परिवार का थोड़ा सीनियर सदस्य होगा, या उस सोसाइटी, उस सेक्ट का, उस मे बी उस कास्ट का सीनियर सदस्य होगा। तो ऐसे लोगों का भी जो ओपिनियन है वो रिलेवेंट हो जाएगा। और शादी के मैटर में ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है, और भी मैटर्स में होता है, बट शादी के मैटर्स में या फैमिली लॉ के मैटर्स में कस्टम्स की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल वो हो गया आपका अडॉप्शन हो गया। अडॉप्शन में अडॉप्शन कैसे होगा इसका कोई सेट पैटर्न नहीं दिया है। अडॉप्शन में खाली ये होता है कि गिव एंड टेक ऑफ द चाइल्ड होना चाहिए, बट कुछ कम्युनिटीज़ में, कुछ कास्ट में, कुछ रिलीजन में स्पेसिफिकली मैंशनड होता है, स्पेसिफिकली रिचुअल्स चले आते हैं, कस्टम्स चले आते हैं कि ये सेरेमनी होगी तभी अडॉप्शन को माना जाएगा। अब वो रिचुअल्स क्या हैं, वो कस्टम्स क्या हैं, ये किसको पता होगा? तो ये उनको पता होगा जो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के सीनियर मेंबर्स हैं या उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के जानकार लोग हैं। तो उन लोगों का जो ओपिनियन है वो कोर्ट में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिमिलरली कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया जिसमें कस्टम्स के थ्रू बिजनेस चला आ रहा है, उसमें भी वही उन लोगों का ओपिनियन इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो उस पर्टिकुलर बिजनेस से काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, द एक्सप्रेशन जनरल कस्टम और राइट इंक्लूड्स कस्टम और राइट कॉमन टू एनी कंसिडरेबल क्लास ऑफ पर्सनस। तो जो भी कंसर्न क्लास ऑफ पर्सनस हैं उनकी कस्टम या राइट इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और ये हमें पता लगेगा सेक्शन 48 में। इसका एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। द राइट, ये इलस्ट्रेशन दिया हुआ है सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया हुआ है ये इलस्ट्रेशन। द राइट ऑफ द विलेजर्स ऑफ अ पर्टिकुलर विलेज टू यूज़ द वाटर ऑफ अ पर्टिकुलर वेल इज जनरल राइट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। अब जैसे कि कभी कभी कोई जनरल राइट होता है गांव में या शहर में, कोई रास्ता हो गया, कोई तालाब हो गया, कोई पानी हो गया, जो मे बी किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी का पार्ट था, बट 25, 30, 50 साल से उसको जनरल पब्लिक यूज़ कर रही थी। तो जब 20 साल से ज़्यादा जनरल पब्लिक यूज़ करती है तो एडवर्स पोजीशन के रूल के अंदर में वो जनरल पब्लिक का राइट बन जाता है उस तालाब को, उस पब्लिक को, उस रास्ते, उस पॉन्ड को या उस रास्ते को यूज़ करना। अब क्या जनरल पब्लिक 50-35 साल से यूज़ कर रही थी कि नहीं कर रही थी, ये किसको पता होगा? तो जो उस इलाके में रह रहा है 20, 25, 30 साल से, उसका ओपिनियन इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ऐसे सारे लोग जो हैं वो अंडर द सेक्शन
48 एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए कोर्ट में आ सकते हैं। तो इसी से डील करता है सेक्शन 48। थैंक यू। हम नेक्स्ट सेक्शन में आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।